हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कवर करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड लास्ट चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज या जिसे हम शॉर्ट में फॉरेक्स कहते हैं वो होता क्या है। तो फॉरेक्स क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी। तो इसका मतलब जब हम बात करते हैं कि हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स या फिर फॉरेक्स रिजर्व्स कितने हैं, तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं? फॉरेन करेंसी की। और क्योंकि ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? इसे कैलकुलेट किया जाता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसका मतलब स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन अ कंट्री refers to the stock of foreign currencies held with the RBI। तो हमारे यहाँ पर सारी फॉरेन करेंसीज का कस्टोडियन कौन होता है? आरबीआई। तो हमारी कंट्री में जितना भी स्टॉक है फॉरेन एक्सचेंज का, वो सब मेंटेन कौन करेगा? आरबीआई। इसके बाद आता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट एक रेट है जिस रेट पर हमारी डोमेस्टिक करेंसी हम एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर द फॉरेन करेंसी। So it is a rate at which our domestic currency can be exchanged for the foreign currency। तो ये जो रेट होता है वो रेशियो के फॉर्म में होता है। इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ कि $1 में 84 रुपीज है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसका मतलब अगर मुझे अपनी डोमेस्टिक करेंसी को कन्वर्ट करना है फॉरेन करेंसी में, तो उसके लिए मुझे 84 रुपीज देने पड़ेंगे, तब जाके मुझे $1 मिलेगा। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड कैसे होता है। तो ये डिसाइड करने के लिए हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट के कुछ क्लासिफिकेशन किए हुए हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट मेनली दो तरह के होते हैं। एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जिसे मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं। और मार्केट फोर्सेस से मेरा मतलब डिमांड और सप्लाई से है। तो वो रेट जिसे डिमांड और सप्लाई डिसाइड करते हैं, मतलब जिस करेंसी की डिमांड जितनी ज़्यादा है या जिस करेंसी की सप्लाई जितनी ज़्यादा है, वो डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेंगे कि उस एक्सचेंज करे फॉरेन करेंसी का रेट कितना होगा। तो वो मैकेनिज्म क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। लेकिन जहां पर ये रेट मार्केट फोर्सेस डिसाइड ना करके गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के बिहाफ पर उस कंट्री का सेंट्रल बैंक डिसाइड कर रहा है, तो वो मैकेनिज्म क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या है? फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? वो रेट जिस रेट पर हमारी डोमेस्टिक करेंसी एक्सचेंज की जाती है फॉर द फॉरेन करेंसी। इसके बाद इसको हम क्लासिफाई करते हैं दो ब्रॉड कैटेगरीज में, फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिसाइड करती है मार्केट फोर्सेस और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट डिसाइड करती है गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट के बिहाफ पर सेंट्रल बैंक। तो अब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पूछा जाए या फिर आपसे पूछा जाए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फिर फ्री एक्सचेंज रेट, तो फ्लेक्सिबल, फ्लोटिंग, फ्री एक्सचेंज रेट ये तीनों एक ही कॉन्सेप्ट है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता क्या है? वो रेट जो डिसाइड करती है मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस का मतलब क्या होता है? डिमांड और सप्लाई। तो वो रेट जो डिमांड और सप्लाई मिलकर डिसाइड करती हैं, उस रेट को हम कहते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज अ रेट which is determined by the market forces, that is demand and supply। ओके। तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई कितनी है, और वो पॉइंट जहां पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज या फिर इसका दूसरा नाम हो जाएगा पार रेट ऑफ एक्सचेंज। तो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज या फिर पार रेट ऑफ एक्सचेंज वो एक्सचेंज रेट है जहां पर डिमांड और सप्लाई मीट करती है, डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करती है ऑफ द फॉरेन करेंसी। ओके।
तो हम इंडिविजुअली देखते हैं डिमांड और सप्लाई कर्व होता कैसे है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिमांड कर्व। डिमांड कर्व रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड इट्स डिमांड। इसका मतलब जब भी फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी, और जब रेट कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। इसी नेगेटिव रिलेशनशिप को जो कर्व रिप्रेजेंट करता है उसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज डिमांड कर्व। इसकी वाई एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे रेट्स को, इसकी एक्स एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे डिमांड को। ओके, तो जब रेट बढ़ेंगे डिमांड कम होगी, जब रेट कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी। इसका मतलब अगर रेट पहले यहां है तो डिमांड इधर रहेगी, रेट कम हुए तो डिमांड बढ़ेगी, रेट बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाएगी। इसका मतलब जो आपका कर्व बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ओके, तो ये जो कर्व है वो क्या दिखा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर्व, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर ये रेट्स बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाती है, और अगर ये रेट कम होते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। ओके, सप्लाई कर्व कैसा होगा, तो सप्लाई कर्व रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड इट्स सप्लाई। इसका मतलब ये है कि जब भी फॉरेन एक्सचेंज रेट को बढ़ेंगे तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, और जब रेट कम होगा तो उसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो इस पॉजिटिव रिलेशनशिप को जो कर्व रिप्रेजेंट करता है उसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई कर्व। तो यहाँ पर हम अगेन रिप्रेजेंट करेंगे रेट्स को और यहाँ सप्लाई को। तो जब आपके रेट्स बढ़ेंगे, अगर आपके रेट इतने हैं तो सप्लाई यहाँ इतनी रहेगी, अगर रेट्स बढ़ गए तो सप्लाई इंक्रीज होगी, रेट कम हुए तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो कर्व बनेगा वो कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग। ओके, तो यहाँ पे जो कर्व बनेगा वो कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग। तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो जब हमें इक्विलिब्रियम निकालना होगा तो हम डिमांड और सप्लाई दोनों कर्व्स को एक साथ बनाएंगे। तो डिमांड कर्व बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग। तो यहाँ पर ये जहाँ पे इनका इंटरसेक्शन का पॉइंट होगा वो पॉइंट हो जाएगा इक्विलिब्रियम, या फिर जैसे हम कहेंगे पार। और इस पॉइंट पर जो रेट चल रहे होंगे वो रेट हो जाएगा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज या फिर पार रेट ऑफ एक्सचेंज। ओके, अगेन यहां पर y एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे रेट्स को, x एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे डिमांड एंड सप्लाई बोथ। ओके, तो जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, और उस पॉइंट पर जो रेट्स चल रहे होंगे वो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। ओके, चलिए तो नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड और सप्लाई। तो अभी हमने देखा कि फॉरेन एक्सचेंज डिमांड का कर्व कैसा होता है, सप्लाई का कर्व कैसा होता है, और उनका जो मीटिंग सेक्शन होता है जिसे हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं वो कैसे निकलता है। अब हम देखते हैं कि क्या हो अगर इसकी डिमांड या फिर सप्लाई चेंज हो जाए। तो पहला सिचुएशन लेके देखते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो चेंज है वो सिर्फ डिमांड में है, चेंज इन डिमांड। अब डिमांड में चेंज का मतलब क्या है कि या तो डिमांड बढ़ गई है या तो कम हो गई है। तो अभी हम उसमें भी पहले कंडीशन लेके देखते हैं कि डिमांड बढ़ गई है। तो अभी हमने देखा था इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है, जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ओके, और उस पॉइंट पर जो रेट चल रहा होता है उस रेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज या फिर पार रेट ऑफ एक्सचेंज। अब हम बात कर रहे हैं कि डिमांड इंक्रीज हो गई है। डिमांड इंक्रीज होने का मतलब क्या है, ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपका सप्लाई कर्व है। डिमांड इंक्रीज हो गई है, इसका मतलब डिमांड कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट आया होगा। तो डिमांड कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट आने का मतलब है कि ये कुछ ऐसा कर्व बन जाएगा। अब जब डिमांड कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट आएगा तो ये अब इंटरसेक्ट करेगा सप्लाई कर्व से इस पॉइंट पर, और अगर वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस पॉइंट पर रेट्स जो चल रहे होंगे वो ये होंगे।
तो इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा और इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज भी शिफ्ट होगा और ये शिफ्ट कैसा होगा, अपवर्ड शिफ्ट। इसका मतलब अगर हमारी डिमांड बढ़ती है, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ती है, तो जो रेट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी तो रेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। अब अगर रेट इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारी करेंसी का डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो हम यहाँ पे जिस रेट की बात कर रहे हैं वो रेट किसका है, फॉरेन करेंसी का। इसका मतलब ये रेट ऐसा होता है, तो मान लो पहले $1 में 80 रुपए थे, तो अब $1 में 100 रुपए हो गए हैं। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है कि रेट इंक्रीज हो गया है। अगर रेट इंक्रीज हो रहा है तो डॉलर की वैल्यू तो बढ़ गई, मतलब डॉलर का रेट तो इंक्रीज हो गया, बट व्हाट अबाउट रुपीज? तो रुपीज की जो वैल्यू होती है वो गिर जाती है। इसका मतलब ये कि पहले मुझे $1 को लेने के लिए 80 रुपए देने पड़ रहे थे, पर अब $1 को लेने के लिए मुझे 100 रुपए देने पड़ेंगे। इसका मतलब रुपीज की वैल्यू गिर गई और इस कंडीशन को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ओके, तो जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, बट हमारे करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। एक दूसरा केस लेकर देखते हैं, जब डिमांड डिक्रीज हो जाए। तो जब डिमांड डिक्रीज होगी तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे होगा, ये आपकी डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट इक्विलिब्रियम, और इस पॉइंट पर जो रेट्स चल रहे हैं वो पार रेट ऑफ एक्सचेंज या फिर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। हम बात कर रहे हैं डिमांड डिक्रीज होने की, तो डिमांड कर्व हमारा ये है, ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई। तो डिमांड अगर डिक्रीज हो गई है इसका मतलब डिमांड कर्व में लेफ्टवर्ड शिफ्ट आया है, और अगर डिमांड कर्व में लेफ्टवर्ड शिफ्ट आया है तो ये हमारे सप्लाई कर्व को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, और इस पॉइंट पर मतलब अब आपका ये वाला जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम बन जाएगा, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इस पॉइंट पर जो रेट्स चल रहे हैं वो हो जाएंगे पार रेट ऑफ एक्सचेंज। ओके, तो इसका मतलब जैसे ही हमारी डिमांड कम हुई हमारा इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट हुआ और हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज भी शिफ्ट होके वो नीचे आ गया। इसका मतलब जब डिमांड कम होती है तो रेट कम हो जाते हैं, और रेट कम होने का मतलब है कि पहले अगर $1 में 80 था तो अब $1 में कितना है, 50 रुपए। ओके, तो अब ये जो रेट है वो कम हो गया। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होने का मतलब क्या है कि अब जो फॉरेन करेंसी है, डॉलर है, उसकी वैल्यू कम हो गई है, लेकिन इसका असर हमारी करेंसी पे क्या पड़ेगा, तो ये दिखा रहा है हमारी करेंसी का एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मतलब क्या, पहले अगर मुझे $1 को खरीदने के लिए 80 रुपए देने पड़ रहे थे, तो अब मुझे $1 लेने के लिए सिर्फ 50 रुपए ही देने पड़ेंगे, मतलब हमारे रुपीस की वैल्यू बढ़ गई है। तो जब फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होता है तो फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू कम हो रही है, और इसका मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ओके, तो ये है इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड। तो या तो डिमांड बढ़ेगी या डिमांड कम होगी। अब हम देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट होगा अगर सप्लाई चेंज हो जाए। तो दूसरी कंडीशन, अगर हमारा चेंज सप्लाई साइड में आएगा तो क्या फर्क होगा, तो अगेन या तो हमारी सप्लाई इंक्रीज होगी या तो हमारी सप्लाई डिक्रीज होगी। क्या हो अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाए, तो ये हमारा डिमांड कर्व, ये हमारी सप्लाई कर्व। मैं अगेन ये बार बार नहीं बता रही हूँ, पर आपके वाई एक्सिस पर रेट रिप्रेजेंट होते हैं और एक्स एक्सिस पर आपकी डिमांड और सप्लाई रिप्रेजेंट होती है। जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट इक्विलिब्रियम, और इस पॉइंट पर जो रेट चल रहे हैं वो इक्विलिब्रियम या फिर पार रेट ऑफ एक्सचेंज। अब हम बात कर रहे हैं कि सप्लाई इंक्रीज हो गई है, तो ये हमारी डिमांड कर्व है, ये हमारा सप्लाई कर्व है। सप्लाई इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि सप्लाई कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट आया है। इसका मतलब हमारी सप्लाई इस तरीके से मूव हो गई है राइटवर्ड, और जब हमारी सप्लाई राइटवर्ड मूव करेगी तो इसका मतलब वो हमारे डिमांड कर्व को अब यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब जब हम सप्लाई इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करेंगे तो उससे क्या होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ, तो ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इस पॉइंट पर जो रेट्स चल रहे होंगे वो न्यू पार रेट ऑफ एक्सचेंज। तो इसका मतलब जब सप्लाई इंक्रीज होती है तो रेट पहले के कंपैरिजन में
कम हो गया। इसका मतलब पहले अगर $1 में 80 रुपए थे तो अब $1 में 50 रुपए होंगे। इसका मतलब ये है कि फॉरेन करेंसी की वैल्यू कम हो गई है और हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है। इसका मतलब हमारा एप्रिसिएशन हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या हो अगर सप्लाई डिक्रीज हो जाए। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो कर्व कैसा बनेगा? डिमांड, सप्लाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इक्विलिब्रियम, पावर रेट ऑफ एक्सचेंज। अगर सप्लाई मतलब ये हमारा डिमांड कर्व, ये हमारी सप्लाई कर्व जो है वो डिक्रीज मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट आया है। और अगर ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा तो ये डिमांड को यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी और डिमांड को अगर वो यहाँ इंटरसेक्ट करी है तो ये हमारा नया इक्विलिब्रियम। और इस पॉइंट पर जो रेट्स चल रहे होंगे वो पार रेट ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब जब सप्लाई कम होती है तो रेट बढ़ जाता है। मतलब पहले अगर $1 में 80 थे तो अब $1 में कितने हो गए हैं? 100 रुपए हो गए हैं। इसका मतलब अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो फॉरेन करेंसी की वैल्यू तो बढ़ती है पर हमारी करेंसी का हो गया डेप्रिसिएशन। ओके, तो ये आपको दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाना चाहिए कि रेट्स का डिमांड और सप्लाई पर अगर आप इम्पैक्ट देखेंगे तो वो अलग होगा और डिमांड और सप्लाई का अगर इम्पैक्ट अगर आप रेट्स में देखेंगे तो वो अलग होगा। अगर रेट इंक्रीज होता है मतलब रेट बढ़ता है, प्राइसेस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाएगा, प्राइसेस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाएगा। रेट्स बढ़ते हैं मतलब प्राइसेस बढ़ते हैं तो सप्लाई बढ़ेगी, रेट्स कम होते हैं तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो रेट का इम्पैक्ट डिमांड पे नेगेटिव होता है, रेट का इम्पैक्ट डिमांड पे नेगेटिव होता है और रेट का इम्पैक्ट सप्लाई पे पॉजिटिव होता है। पर अगर आप डिमांड और सप्लाई का इम्पैक्ट देखेंगे रेट पर तो वो डिफरेंट होगा। तो अब अगर डिमांड बढ़ेगी, किसी चीज की डिमांड बढ़ रही है तो उसके रेट्स बढ़ जाएंगे, किसी चीज की ज्यादा डिमांड करेंगे तो उसके भाव बढ़ जाएंगे और किसकी डिमांड अगर आप कम कर रहे हैं तो उसके रेट्स कम हो जाएंगे। किसी चीज की सप्लाई बढ़ेगी तो रेट कम हो जाएंगे। आप जिसके लिए ज्यादा अवेलेबल हो रेट्स, जिसकी ज्यादा सप्लाई हो रही है उसके रेट्स कम हो जाएंगे और जिसकी सप्लाई बिल्कुल ही नहीं है उसके रेट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो डिमांड का रेट्स पर कैसा इम्पैक्ट हो रहा है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगर आप देखिए कि डिमांड का अगर हम रेट पे इम्पैक्ट देखें तो वो कैसा है? पॉजिटिव। डिमांड बढ़ती है तो रेट बढ़ता है, डिमांड कम होती है तो रेट भी कम होता है। पर सप्लाई का रेट पर इम्पैक्ट कैसा है? नेगेटिव। सप्लाई बढ़ेगी तो रेट कम होगा, सप्लाई कम होगी तो रेट बढ़ेगा। मोरलेस अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो इनिशियली आप ये कर्व्स बनाएंगे और फिर आप देखेंगे कि रेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। ओके, एक लास्ट कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। क्या हो अगर डिमांड और सप्लाई दोनों में चेंज एक साथ आ जाए? तो अगर दोनों में चेंज एक साथ आएगा तो क्या होगा? तो ये डिमांड, ये सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। अब मैं ये बोल रही हूँ कि डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज हुए हैं तो डिमांड में भी राइटवर्ड शिफ्ट है और सप्लाई में भी राइटवर्ड शिफ्ट है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि जो चेंज आया है वो एक जैसा है, इसका मतलब डिमांड भी उतनी ही इंक्रीज हुई है जितनी सप्लाई। ओके, तो जो चेंज आया है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इससे आपका रेट जो है वो नहीं बढ़ेगा, अभी भी जो आपका रेट चल रहा होगा वो पहले जैसा ही रहेगा। अगर दोनों डिमांड और सप्लाई कम हो गए हैं तो ये डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम, डिमांड भी कम हुआ है, सप्लाई भी कम हुई है और दोनों लगभग उसी रेट से कम हुए हैं। तो जिस रेट से डिमांड कम हुआ है उसी रेट से आपकी सप्लाई भी कम हुई है। तो अगेन अब ये जो नया पॉइंट होगा वहां पर भी जो रेट होगा वो सेम ही होगा, तो आपका जो रेट है वो नहीं बदलेगा। तो आपसे मैक्सिमम इसमें सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि अगर आपकी डिमांड और सप्लाई साथ में सेम रेट से बढ़ती है तो रेट चेंज नहीं होगा, दोनों अगर साथ में कम होते हैं तो रेट चेंज नहीं होगा। एक बढ़ता है दूसरा कम होता है
तो वो आप देखेंगे कि डिमांड है, सप्लाई है, डिमांड बढ़ती है और जो सप्लाई है वो कम हो रही है। ओके, तो रेट तो बढ़ेगा, बस ये इतना ही देख लीजिए, जो रेट है वो इंक्रीज होगा और ये जो इंक्रीज हुआ है वो डबल अमाउंट से इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब अगर मैंने ये डिमांड को बढ़ाया था मान लो 10 पॉइंट से, सप्लाई को कम किया था 10 पॉइंट से, तो जो रेट इंक्रीज होगा वो 20 पॉइंट से होगा। इसका मतलब जो चेंज आएगा वो ज्यादा आएगा। ठीक है, तो बस ये आपको सिर्फ अगर एग्जाम एमसीक्यू में आ जाए या फिर एक्सरसाइज में आ जाए तो आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर आपकी डिमांड और सप्लाई दोनों सेम रेट से बढ़ते हैं तो रेट चेंज नहीं होगा, दोनों सेम रेट से कम हो जाते हैं और दोनों की डिमांड और सप्लाई सेम अमाउंट से कम हो जाती है तो भी रेट चेंज नहीं होगा। बट अगर एक बढ़ता है दूसरा कम हो जाता है तो अब जो रेट है वो डबल रेट से या फिर डबल अमाउंट से चेंज हो जाए। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी और डोमेस्टिक करेंसी और डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेट की। तो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी तब होता है जब फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो जाता है। तो जब फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो जाता है तब हमारी करेंसी का एप्रिसिएशन होता है। तो एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी इज अ सिचुएशन दैट अराइजेस व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीजेस। तो ये सिचुएशन तब अराइज होती है जब रेट डिक्रीज हो जाता है। जबकि डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कब होता है, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट रुपीस। तो अभी आपको बताना है कि कब आपको ज्यादा रुपए चाहिए होते हैं एक्सचेंज करने के लिए और कब आपको कम रुपए चाहिए होते हैं। तो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब क्या होता है, हमारे रुपीस की वैल्यू बढ़ गई है तो अब आपको कम पैसे चाहिए होंगे, कम रुपीस चाहिए होंगे टू गेट अ डॉलर। तो लेस रुपीस आर रिक्वायर्ड टू गेट अ डॉलर। या आपको फॉरेन करेंसी लेने के लिए कम रुपए की जरूरत है। लेकिन अगर आपकी करेंसी का डेप्रिसिएशन हो गया है, इसका मतलब आपकी रुपीस की वैल्यू कम हो गई है। तो अगर आपकी रुपीस की वैल्यू कम हो रही है तो नाउ यू नीड मोर रुपीस टू गेट अ डॉलर। तो अब आपको डॉलर लेने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। इसके बाद है कॉजेस। अब हम जो ये बात कर रहे हैं कि एप्रिसिएशन कब होता है, जब रेट डिक्रीज हो जाता है। और रेट डिक्रीज होने के कॉजेस क्या हो जाएंगे, तो रेट तब डिक्रीज होता है या तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो गई हो या तो उसकी सप्लाई इंक्रीज हो गई हो। तो जब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कम हो जाती है तो उसका रेट गिर जाता है, या फिर जब फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ जाती है तो रेट कम हो जाता है। लेकिन डेप्रिसिएशन में हमें क्या चाहिए कि रेट इंक्रीज होना चाहिए। और इंक्रीज होने के कॉजेस क्या हो जाएंगे, या तो आपकी डिमांड इंक्रीज हो गई हो, तो या तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड इंक्रीज हो गई हो या तो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई डिक्रीज हो गई हो। दोनों में से कोई भी रीजन हो जाए या कोई भी सिचुएशन हो जाए तो आप क्या हो जाएगा, उससे रेट बढ़ जाएगा। और जब रेट बढ़ जाएगा तो हमारी करेंसी का क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। फिर है आपका एग्जाम्पल। तो एप्रिसिएशन का मतलब है कि पहले अगर आपके $1 में 80 रुपए थे तो अब $1 में 50 रुपए होंगे। तो इसका मतलब अब कम रुपए चाहिए हमें टू गेट अ डॉलर। अब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है और ये कब होगा, जब डिमांड या तो फॉरेन करेंसी की डिमांड कम हो गई हो या तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ गई। डेप्रिसिएशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा कि अगर पहले $1 में 80 थे तो अब $1 में 100 होने चाहिए। इसका मतलब रेट बढ़ गया है तो हमारी करेंसी की डेप्रिसिएशन। इसका मतलब अब हमें ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे टू गेट अ डॉलर। ओके, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर। ओके, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में से। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिमांड सप्लाई ये सारी चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे।
अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारी एप्रिसिएशन हुई है हमारी करेंसी, इसका मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, इसका मतलब रेट कम हो गया होगा। इसका मतलब कि पहले अगर $1 में 80 रुपए थे, तो अब $1 में 50 रुपए हो गए हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो रेट है वो कम हो गया है, और रेट कम होने से हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है। तो अब जरा सोचिए कि अगर $1 में पहले 80 रुपए थे, इसका मतलब जब मैं पहले सामान खरीद रही होंगी, मतलब जब मैं इंपोर्ट करती थी, तो इंपोर्ट करने के लिए मुझे अगर $1 का सामान चाहिए, तो उसके लिए मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 80 रुपए। और अब अगर मुझे $1 का सामान चाहिए तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? सिर्फ 50 रुपए। तो पहले जहां मुझे 80 रुपए पे करने पड़े थे, अब सिर्फ 50 रुपए पे करने पड़ेंगे। इसका मतलब इस केस में इंपोर्ट चीपर हो जाते हैं, और अगर इंपोर्ट चीप हो गए हैं, सस्ते हो गए हैं, तो इसका मतलब इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगी। ओके, तो ये तो हमने देख लिया कि इंपोर्ट पे क्या असर पड़ेगा। अब हम देखते हैं एक्सपोर्ट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले जब वो लोग हमारे यहाँ से कुछ खरीदने आते थे, या हम उनको जब कोई सामान बेचते थे, एक्सपोर्ट करते थे, तो 80 रुपए के सामान को लेने के लिए उन्हें $1 देना पड़ता था। इसका मतलब जब भी वो $1 देते थे, हम बदले में उन्हें कितने का सामान देंगे? 80 रुपए का। लेकिन अब जब वो हमें $1 देंगे, तो हम उन्हें कितने का सामान देंगे? सिर्फ 50 का। इसका मतलब जब पहले हम उन्हें एक्सपोर्ट करते थे, तो उनको $1 में 80 का सामान मिलता था, पर अब जब वो खरीदेंगे तो उन्हें $1 में 50 का सामान मिलेगा। तो इसकी वजह से उनके लिए जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे। इसका मतलब अब उन्हें 80 का सामान खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे। तो अब ये जो उनके एक्सपोर्ट है वो एक्सपेंसिव हो गए, और एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो गए, इसका मतलब क्या है कि एक्सपोर्ट डिक्रीज हो जाएंगे। तो मतलब जब हमारी करेंसी का एप्रिसिएशन होता है, तो हमें दिखता तो है कि हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, तो अच्छी बात है, पर वो उतनी अच्छी बात होती नहीं है। क्योंकि अगर हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ी है, तो अब हमारे लोग इंपोर्ट इंपोर्ट करते रहेंगे, तो मतलब हम उन पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, और हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे। इसका मतलब हम उन्हें अपना सामान बेच ही नहीं पाएंगे। तो ये हमारे लिए उतनी अच्छी सिचुएशन नहीं भी होती है, इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप देखेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी करेंसी की वैल्यू कम हुई है। और हमारी करेंसी की वैल्यू कब कब होती है? जब रेट इंक्रीज होता है। तो रेट इंक्रीज होने का मतलब अगर पहले $1 में 80 था, तो अब $1 में कितना हो जाएगा? 100 रुपए। तो ये रेट इंक्रीज हो गया। अब हम देखते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या फर्क पड़ेगा। तो अब हम जब इंपोर्ट करने जाएंगे, मतलब हम वहां से सामान खरीदेंगे, तो हमें रुपीस देने पड़ेंगे। तो पहले अगर हम 80 रुपए देते थे, तो हमें $1 का सामान मिल जाता था। पर अगर अब हमें $1 का सामान खरीदना है, तो कितने देने पड़ेंगे? 100 रुपए। तो पहले $1 का सामान हमें सिर्फ 80 का पड़ता था, पर अगर अब $1 का सामान खरीदेंगे तो 100 रुपए देने पड़ेंगे। इसका मतलब इम्पोर्ट अब हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंसिव। और अगर इम्पोर्ट एक्सपेंसिव हो रहा है, तो इम्पोर्ट को हम डिक्रीज या कम कर देंगे। फिर हम देखते हैं एक्सपोर्ट। तो जब वो हम उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो पे किस में करेंगे? डॉलर्स में। तो पहले जब वो हमें $1 रुपीज पे या $1 पे करते थे, तो हम उन्हें 80 रुपीज की चीजें देते थे। तो जब वो पहले $1 दे रहे थे, तो उन्हें सिर्फ 80 की चीजें मिल रही थी। पर अब अगर वो हमें $1 देंगे, तो उन्हें 100 रुपए की चीजें मिलेंगी। तो पहले जब सिर्फ $1 में सिर्फ 80 की चीजें मिल रही थी, अब $1 में 100 रुपए की चीजें मिलेंगी। तो इसका मतलब उनके लिए एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? चीपर हो जाएगा। और एक्सपोर्ट अगर चीपर हो गया है, तो वो एक्सपोर्ट ज्यादा, मतलब हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाएंगे। ओके, तो एप्रिसिएशन से इंपोर्ट बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट कम होता है। पर डेप्रिसिएशन दिखने में लग रहा है कि हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, तो नुकसान वाली बात है। पर एक्चुअल में इससे होता क्या है कि इससे हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं और इंपोर्ट कम हो जाते हैं। तो वैसे तो ये बुरी चीज है, लेकिन ये हमारे लिए कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी लाती है, क्योंकि इससे हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। ओके, चलिए। ओके, तो अब हम देखेंगे कि एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इसका मतलब जब रेट डिक्रीज होता है, तो डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम हो जाती है। तो जब रेट बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, और जब रेट बढ़ेगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। हमें बस ये बताना है कि ऐसा क्यों होता है, इसके रीजंस क्या हैं। और डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि रेट इंक्रीज हो गया है,
तो रेट इंक्रीज होगा तो डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम हो जाएगी। तो हमें बस बताना है कि उसका रीजन क्या होगा। तो हमें देखते हैं रेट डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है कि पहले $1 में 80 तो अब $1 में 50। इसका मतलब फॉरेन करेंसी का की वैल्यू का डेप्रिसिएशन हो गया है और हमारी करेंसी की वैल्यू का एप्रिसिएशन। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हुआ है पर हमारी वैल्यू बढ़ गई है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि इससे डिमांड और सब बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, ऐसा क्यों? क्योंकि पहला रीजन है आपका इंपोर्ट्स इंक्रीज एंड एक्सपोर्ट डिक्रीज। तो अगर आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एप्रिसिएशन की वजह से या फिर जब रेट कम होता है तो उसकी वजह से डिमांड इंक्रीज होती है, क्यों? तो आप सिर्फ इतना क्वेश्चन लिखेंगे कि क्योंकि उसकी इंपोर्ट इंक्रीज हो जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि जब रेट डिक्रीज होता है तो सप्लाई भी डिक्रीज हो जाती है, क्यों? तो आप सिर्फ इतना पोर्शन लिखेंगे क्योंकि एक्सपोर्ट कम हो जाता है। ओके, तो इंपोर्ट बढ़ने का मतलब क्या है कि पहले हमें जब कोई सामान खरीदना होता था तो हमें 80 रुपए पे करने पड़ते थे, पर अभी हमें सिर्फ 50 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो इंपोर्ट हमारे लिए चीपर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट्स को बढ़ा देंगे। और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो पेमेंट किस में करनी पड़ेगी, फॉरेन करेंसी में। तो जब आप पेमेंट करनी है आपको फॉरेन करेंसी में, आपने इंपोर्ट को बढ़ा दिया है तो अब पेमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी। और पेमेंट करनी है तो आपको क्या चाहिए, फॉरेन करेंसी मतलब डॉलर। तो आप डॉलर को आप ज्यादा डिमांड करेंगे। ओके, दूसरा हो जाएगा आपका एफडीआई भी इंक्रीज हो जाता है। एफडीआई का मतलब क्या होता है, अब साथ में देखते हैं एफडीआई और एफआईआई। एफडीआई और एफआईआई में फर्क क्या होता है कि जब कोई फॉरेनर हमारी कंट्री में पैसा लगाता है, तो जब कोई फॉरेनर हमारे यहाँ पर पैसा लगा रहा है, अच्छा यहाँ पर ही हम देखेंगे कि फॉरेन करेंसी ये हम उनको दे रहे हैं, तो एफडीआई फ्रॉम आवर कंट्री और एफआईआई फ्रॉम आवर कंट्री बढ़ेगी। ओके, इसका मतलब हम क्या बात कर रहे हैं कि हम दूसरों के यहाँ पर या दूसरी कंट्रीज में पैसा ज्यादा लगाएंगे और एफआईआई भी हम लोग दूसरी कंट्रीज में ज्यादा करेंगे। एफडीआई का मतलब क्या होता है कि वो इन्वेस्टमेंट जिससे आपके पास ओनरशिप राइट्स आ जाए। तो जब आप किसी दूसरी कंट्री में पैसा लगाते हैं किसी भी बिजनेस यूनिट में और फिर वहां के सारे ओनरशिप राइट्स आपको मिल जाते हैं, दैट मीन्स आप कर रहे हैं एफडीआई। पर अगर आपको ज्यादा कुछ मतलब ओनरशिप राइट्स नहीं मिल रहे हैं वहां के रिसोर्सेज पे, बस आप कुछ सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं, शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स ये सब खरीद रहे हैं, तो वो हो जाएगा एफआईआई। ओके, तो हम लोग दूसरी कंट्रीज में एफडीआई करना भी बढ़ा देते हैं और दूसरी कंट्रीज में एफआईआई करना भी बढ़ा देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले जब हम इन्वेस्ट करते थे तो हमें 80 रुपए देने पड़ते थे, तब जाके हमें कुछ शेयर्स, डिबेंचर्स मिलते थे। पर अब हमें इसके लिए सिर्फ 50 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब पहले हमें ज्यादा पैसे देने पड़ते थे, मतलब अगर कोई शेयर एक डॉलर का है तो उसके लिए पहले 80 रुपए देने पड़ते थे, तो अब 50 रुपए देने पड़ेंगे। तो इवन उनके शेयर्स, डिबेंचर्स ये सब भी हमारे लिए सस्ते हो जाएंगे। तो अब हम वहां पर इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा शुरू कर देंगे। इसके बाद आपका हो जाएगा कि डायरेक्ट परचेजेस बाय अवर रेजिडेंट, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हम सिर्फ बाहर से सामान इंपोर्ट नहीं करते, कई बार हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो बाहर जाते हैं एज ए टूरिस्ट। तो जब हमारे यहाँ के लोग बाहर घूमने जाते हैं तो वो अपने साथ डॉलर लेके जाते हैं और वहां से वो डायरेक्ट परचेजेस भी करते हैं, वहां से डायरेक्टली वो कुछ सामान परचेज करेंगे। तो वैसे ही पहले जब हमारे यहाँ के लोग वहां जाते थे तो वहां की कोई चीज खरीदने के लिए अगर उन्हें 80 रुपए देने पड़ते थे, तो अब उन्हें कितने देने पड़ेंगे, 50 रुपए। तो अब वो वहां जाके शॉपिंग ज्यादा करेंगे। तो इसका मतलब उनके डायरेक्ट परचेसेस, जो हमारे यहाँ के रेजिडेंट हैं उनके डायरेक्ट परचेसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद लास्ट आता है रेमिटेंसेस। रेमिटेंस या रेमिटेंस होता क्या है, जब हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो बाहर जाके सेटल हो जाएंगे तो वो लोग अपनी फैमिली को हर महीने या हर साल कुछ ना कुछ गिफ्ट्स भेजते हैं या फिर कुछ ना कुछ अमाउंट भेजते हैं, तो उसे हम कहते हैं रेमिटेंस। ये यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन होता है, मतलब ये सिर्फ एक तरीके की ट्रांसफर इनकम आप कह सकते हैं कि आपको इसके बदले कुछ देना नहीं होता। तो मान लो अगर मैं किसी फॉरेन कंट्री में जाके सेटल हो जाऊं तो मैं अपने पेरेंट्स को कुछ पैसे भेजूंगी, कुछ गिफ्ट्स भेजूंगी। अब उसके बदले आपको कुछ पे नहीं करना है, वो क्या है, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन है। तो वो होते हैं रेमिटेंस। ओके, तो जब हमारे ये रेट कम हो जाता है तो क्या होता है,
हमारे यहाँ के लोग बाहर रेमिटेंस भेजना ज्यादा शुरू करेंगे, तो रेमिटेंस आउट ऑफ आवर कंट्री, तो हमारी कंट्री से अब रेमिटेंसेस ज्यादा जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पहले अगर हम लोग उनको भिजवाना चाहते थे, हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो उनके, अगर आप ऐसे समझ लीजिए पेरेंट्स दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, तो हमारे यहाँ के लोग जब उनको पैसे भिजवाते थे तो $1 भिजवाने के लिए उन्हें 80 रुपए देने पड़ते थे, पर अब $1 भिजवाने के लिए सिर्फ 50 रुपए देने पड़ेंगे। तो अब अगर हम रेमिटेंस में भेज रहे हैं तो हमें वो सस्ता पड़ेगा, तो इसकी वजह से हमारे यहाँ से रेमिटेंसेस अब इंक्रीज हो जाएंगे। तो चाहे आपको कुछ बाहर से खरीदना हो तो डॉलर चाहिए, तो डिमांड बढ़ेगी। आपको अगर बाहर कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है तो भी आपको डॉलर चाहिए, तो डिमांड बढ़ेगी। तो एफआईआई भी सेम इन्वेस्टमेंट ही है, तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो डॉलर खरीदने पड़ेंगे, तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। अगर आप बाहर से डायरेक्ट परचेज भी करना चाहते हैं तो आपको डॉलर ले जाने पड़ेंगे, तो आपको डॉलर चाहिए होंगे, अगेन आपकी डिमांड बढ़ेगी। और अगर आपको अपने किसी रिलेटिव्स को जो फॉरेन में रह रहे हैं, अगर आप उनको कुछ गिफ्ट्स या फिर कुछ अमाउंट सेंड करना चाहते हैं तो भी आपको डॉलर में करना पड़ेगा, तो अगेन आपकी डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर रेट डिक्रीज हो जाए तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो रेट डिक्रीज होते ही डिमांड क्यों बढ़ जाती है, तो ये उसके रीजन हो जाएंगे। ओके, और रेट डिक्रीज होते ही सप्लाई भी डिक्रीज हो जाती है। तो सप्लाई क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि इसके साथ हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं। एक्सपोर्ट क्यों कम हो जाते हैं, क्योंकि पहले वो लोग जब कोई सामान खरीदने आते थे तो उनको $1 में 80 का सामान मिलता था, अब सिर्फ 50 का मिलेगा, तो उनके लिए जो एक्सपोर्ट है वो, मतलब हमारे लिए जो एक्सपोर्ट है वो महंगे हो जाएंगे, तो इसकी वजह से वो नहीं खरीदेंगे। इसके बाद सेम एफडीआई इन अवर कंट्री, मतलब वो लोग हमारे यहाँ पर एफडीआई कम करेंगे, वो लोग हमारी कंट्री में एफआईआई भी कम करेंगे। सेम, क्योंकि अगर वो हमारे यहाँ पे अब इन्वेस्ट करेंगे तो पहले जो शेयर उनको मतलब $1 में, अगर $1 दे तो उन्हें 80 रुपए का शेयर मिल जाएगा, लेकिन अब उस $1 में उसे सिर्फ 50 रुपए का शेयर मिलेगा, तो उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्सपेंसिव हो जाएगी, तो वो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। सिमिलरली उनके भी डायरेक्ट परचेजेस हमारे यहाँ कम हो जाएंगे। तो जैसे हम लोग उनके यहाँ जाते हैं टूरिस्ट बन के, वो लोग भी हमारे यहाँ आते हैं टूरिस्ट बन के, तो जब वो हमारे यहाँ आते हैं तो वो हमारे यहाँ के कुछ सामान खरीदते हैं और उसकी डायरेक्ट पेमेंट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट परचेजेस। तो जब अब वो हमारी कंट्री में आएंगे तो पहले उनको $1 देकर 80 का सामान मिलता था, अब उन्हें सिर्फ 50 का मिलेगा, तो उनके लिए वो डायरेक्ट परचेजेस महंगे हो जाएंगे, तो वो डायरेक्ट परचेज करना कम कर देंगे। ओके, और फिर है रेमिटेंसेस हमारी कंट्री में आना कम हो जाएंगे, तो रेमिटेंसेस इन अवर कंट्री, हमारी कंट्री में जो रेमिटेंसेस है वो कम आएंगे। ओके, रेमिटेंसेस कम आने का मतलब ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हमारे यहाँ के लोग जो बाहर सेटल हो गए हैं वो पहले जब अपने फैमिली वालों को कुछ पैसा भेजना होता था, तो जब वो $1 भेजते थे तो उनके घर वालों को 80 रुपए मिलते थे, पर अब अगर वो $1 भेजेंगे तो उनके घर वालों को सिर्फ 50 रुपए मिलेंगे, तो मतलब रेमिटेंस भेजना भी उनके लिए क्या हो गया है, महंगा हो गया है। मतलब अब अगर उन्हें 80 रुपए भिजवाने हैं तो अब उन्हें ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, तो उनके लिए वो महंगा हो जाएगा, तो वो रेमिटेंसेस भी कम कर देंगे। तो क्योंकि वो लोग एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, मतलब हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक्सपोर्ट कम हो गया है, तो इससे क्या होगा, अगर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ पर आएगी नहीं, तो सप्लाई कम हो जाएगी। हमारे यहाँ पे वो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर हम अगेन हमारे यहाँ पे फॉरेन सप्लाई नहीं आएगी, फॉरेन एक्सचेंज नहीं आएगा, तो अगेन सप्लाई कम हो जाएगी। वो लोग हमारे यहाँ का सामान नहीं खरीदेंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी, वो लोग हमारे यहाँ पर अगर रेमिटेंसेस नहीं भेजेंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो ठीक है, तो ये आपके रीजन हो जाएंगे, रेट कम होने से डिमांड क्यों बढ़ती है, सप्लाई क्यों कम हो जाती है। अब यहाँ देखते हैं कि अगर रेट बढ़ गए तो डिमांड और सप्लाई में क्या फर्क होगा, तो चीजें वही रहेंगी सेम। तो अगर रेट बढ़ गए हैं तो मतलब पहले $1 में 80, तो अब $1 में कितना हो गया है, 100 रुपए हो गया है। इसका मतलब हमारी करेंसी की क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। तो अगर ये डेप्रिसिएशन है तो जो डिमांड है वो कम कर दी जाएगी। डिमांड कम क्यों होगी, क्योंकि अब इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, अब हमारे लिए इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएंगे। पहले अगर हम कुछ सामान खरीदना चाहते थे तो हमें 80 रुपए देने पड़ते थे $1 का सामान खरीदने के लिए, अब 100 रुपए देने पड़ेंगे, तो इंपोर्ट हमारे लिए महंगे हो गए, तो इसकी वजह से हम इंपोर्ट करना कम कर देंगे। दूसरा एफ डी आई और एफ आई आई,
आउट ऑफ आवर कंट्री। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। पहले हम जब उनके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो हमें 80 रुपए देने पड़ रहे थे $1 के शेयर को खरीदने के लिए, पर अब वही $1 का शेयर हमको कितने का पड़ेगा, 100 रुपए का। तो इन्वेस्टमेंट करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसकी वजह से हम अपना इन्वेस्टमेंट करना वहां पे कम कर देंगे। दूसरा, हम डायरेक्ट परचेज मतलब डायरेक्ट परचेज बाय अवर रेसिडेंट और रेमिटेंस दोनों कम हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, बाहर से जब हमारे यहाँ के लोग टूरिस्ट बाहर जाएंगे शॉपिंग करने या बाहर जाएंगे घूमने, तो वहां से वो शॉपिंग ज्यादा नहीं करेंगे। अगेन वही, क्योंकि पहले उन्हें अगर 80 रुपए देने पड़ते थे तो अब 100 देने पड़ेंगे, तो उनके लिए बाहर से कुछ भी सामान परचेज करना महंगा हो जाएगा, तो वो बाहर से सामान परचेज नहीं करेंगे। फिर है आपका रेमिटेंस। तो पहले हम जब उन्हें रेमिटेंस भेजते थे तो 80 रुपए देने पड़ते थे, तब जाके उन्हें $1 मिलता था। पर अब अगर हमें उन्हें $1 पहुंचाना होगा तो हमें देने कितने पड़ेंगे, 100 रुपए। तो हमारे लिए वो गिफ्ट्स एंड रेमिटेंस वगैरह भेजना भी महंगा हो जाएगा, तो हम वो कम कर देंगे। ओके। रेट बढ़ने से सप्लाई क्यों बढ़ जाती है? तो रेट बढ़ने से सप्लाई इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं। एफडीआई हमारी कंट्री में, इन अवर कंट्री, बढ़ जाते हैं। एफडीआई, एफआईआई भी बढ़ जाएगी। डायरेक्ट परचेजेस, हम जब वहां जाएंगे तो हम डायरेक्ट परचेज करने लग जाएंगे। नहीं नहीं, वो लोग जब हमारे यहाँ पर आएंगे, डायरेक्ट परचेज बाय फॉरेनर्स, तो वो लोग जब हमारे यहाँ पर आएंगे तो वो ज़्यादा डायरेक्ट परचेज करेंगे और रेमिटेंसेस भी हमारी कंट्री में ज़्यादा आएंगे। ओके। तो एक्सपोर्ट क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि पहले अगर $1 में मतलब $1 का सामान जब वो खरीदना चाहते थे, मतलब अगर 80 का सामान खरीदना चाहते थे तो उन्हें $1 देना पड़ता था। हाँ, तो पहले हम, अगर वो हमें $1 देते थे तो हम उन्हें 80 का सामान देते थे, पर अब उन्हें $1 में 100 रुपए का सामान मिल पाएगा। ओके। तो पहले जब वो $1 पे करते थे तो सिर्फ 80 का सामान मिलता था, पर अब $1 पे करेंगे तो उन्हें 100 रुपए का सामान मिलेगा। तो इसका मतलब उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं हमारे, उनके लिए वो जो यहाँ से सामान खरीदना अब उनको सस्ता पड़ेगा, तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। ओके। पहले वो लोग जब हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करने आते थे तो उन्हें $1 में सिर्फ 80 रुपए का शेयर मिलता था, पर अब $1 में 100 रुपए का शेयर मिलेगा, तो वो हमारे यहाँ पे एफडीआई बढ़ा देंगे, एफआईआई भी बढ़ा देंगे। इसके बाद है डायरेक्ट परचेज करना। तो पहले वहाँ के टूरिस्ट, जब वहाँ के लोग जब हमारे यहाँ आते थे एज ए टूरिस्ट, तो यहाँ का सामान जब भी परचेज करेंगे तो $1 में सिर्फ 80 का मिलता था, और अब 100 का मिलेगा, तो डायरेक्ट परचेज बढ़ा देंगे। और रेमिटेंसेस, पहले अगर कोई भी फॉरेन में जो सेटल हुआ है वो यहाँ पे अपनी फैमिली को गिफ्ट भेजता था, तो $1 अगर भेजता था तो हमारे यहाँ पर सिर्फ 80 रुपए मिलते थे, और अब अगर वो $1 भेजेगा तो 100 रुपए मिलेंगे। इसका मतलब अगर आप उसे रेमिटेंस भेजने हैं तो वो सस्ते हो जाएंगे, तो ये रेमिटेंसेस बढ़ा देंगे। अब ये आपको लग रहा होगा कि बहुत कंफ्यूजिंग है, या फिर कैसे याद रखेंगे कब बढ़ेगा कब कम होगा। तो बहुत सिंपल है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि रेट कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि रेट कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। अब आपको सिर्फ बताना है क्यों। तो आप सोचो डिमांड क्यों करेंगे जब हमें कोई चीजें खरीदनी होगी। ओके, डिमांड आप क्यों करोगे, फॉरेन करेंसी आपको क्यों चाहिए, जब आपको पेमेंट करनी होगी। तो बस आप देने के बारे में सोचो। तो हम जब पेमेंट कर रहे हैं तो इम्पोर्ट में पेमेंट करनी पड़ेगी, एफडीआई हम वहां पे कर रहे होंगे तभी पैसा जा रहा है, एफआईआई हम उन्हें दे रहे होंगे तभी पैसा जा रहा है, रेमिटेंसेस भी हम उन्हें दे रहे होंगे, और परचेजेस भी हम कर रहे होंगे तभी पेमेंट जा रही है। ओके। जब वो बोले रेट कम होने से सप्लाई कम हो जाती है, क्यों? तो ये तो वो खुद ही बता रहा है कि रेट कम होने से सप्लाई कम हो जाती है। तो आप सिर्फ ये सोचो कि सप्लाई कम हो रही है, इसका मतलब हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी आ नहीं रही है। तो आती कब होगी, जब वो लोग हमारे यहाँ पे पेमेंट करते होंगे। अब नहीं आ रही है, इसका मतलब वो लोग हमारे यहाँ पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, तभी पेमेंट नहीं आ रही है। वो लोग हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, वो लोग हमें रेमिटेंसेस नहीं भेज रहे हैं, वो लोग यहाँ पे आके डायरेक्ट परचेसेस नहीं कर रहे हैं, तभी इसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो करेंसी है वो आ ही नहीं पा रही। फिर हम बात करें रेट बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, क्यों? तो क्वेश्चन बता रहा है कि रेट बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है।
तब आपको ये सब बताना है कि क्यों। तो डिमांड कम हो रही है, इसका मतलब हम डिमांड नहीं कर रहे, हमें डॉलर नहीं चाहिए। तो डॉलर क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि पेमेंट नहीं करनी होगी। तो पेमेंट नहीं करनी है, इसका मतलब हम इम्पोर्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब हम बाहर पैसा लगा नहीं रहे, ना तो एफडीआई ले रहे हैं ना एफआईआई ले रहे हैं। तो एफडीआई एफआईआई दोनों हमने कम कर दी है। हम बाहर रेमिटेंसेस नहीं भेज रहे हैं, तो रेमिटेंस भेजना भी कम कर दिया। हमारे यहाँ के लोग बाहर जाके कुछ सामान खरीद नहीं रहे हैं, तो डायरेक्ट परचेजेस भी कम कर दिए। रेट बढ़ने से सप्लाई क्यों बढ़ जाती है? अब ये खुद बता रहा है कि रेट बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ रही है। सप्लाई बढ़ रही है मतलब हमारी कंट्री में ज्यादा डॉलर्स आ रहे हैं। अब ज्यादा डॉलर क्यों आ रहे होंगे? जब फॉरेनर्स हमें पेमेंट दे रहे होंगे, तो पेमेंट कहाँ कहाँ से आती है? तो एक तो एक्सपोर्ट बढ़ गए होंगे तभी पेमेंट आ रही है। वो लोग हमारे यहाँ पर एफडीआई और एफआईआई में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, वो लोग हमें रेमिटेंसेस भेज रहे होंगे और यहाँ आकर कुछ परचेज कर रहे होंगे। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्किप करके मत जाइएगा। तो एक इसको भले आप 2-3 बार एक बार सुन लीजिए और फिर इसे प्रैक्टिस करके देखिए, क्योंकि ये पिछले सालों में कई बार पूछा गया है, तो आप इसे स्किप नहीं कर सकते। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो इससे पहले हमने देखा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं। तो वैसे ही फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जिसे सेट और मेंटेन किया जाता है, सेट एंड मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट। तो या तो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट डायरेक्टली इस रेट को सेट करेगी और उसे मेंटेन करेगी, या तो उसके बिहाफ पे करेगा ये काम आरबीआई। तो हमारी कंट्री की बात है तो आरबीआई करेगा, किसी दूसरी कंट्री की बात है तो उसका सेंट्रल बैंक करेगा। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज अ रेट विच इज सेट एंड मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली और थ्रू द आरबीआई। तो या तो गवर्नमेंट डायरेक्टली ये रेट डिसाइड करेगी या तो आरबीआई इस रेट को डिसाइड करेगा। बट वी नो कि मार्केट में ऑलरेडी एक इक्विलिब्रियम रेट चल रहा है, जो रेट किसने डिसाइड किया है? मार्केट फोर्सेस ने। तो मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड और सप्लाई जहां पे इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट है इक्विलिब्रियम, और उस पॉइंट पर जो रेट चल रहे हैं वो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। अब जब गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कोई रेट डिसाइड करेगी तो या तो वो इस इक्विलिब्रियम रेट के ऊपर होगा या तो वो इस इक्विलिब्रियम के रेट के नीचे होगा, क्योंकि अगर यही रेट है तो वो तो मार्केट फोर्स हो गया। तो अगर वो इसके ऊपर रेट डिसाइड कर रही है मतलब वो क्या हो रहा है? रेट मार्केट रेट के कंपैरिजन में इंक्रीज हो रहा है। तो अगर रेट इंक्रीज हो रहा है तो इससे फॉरेन करेंसी की वैल्यू तो बढ़ेगी पर हमारी वैल्यू गिर जाएगी, तो उसे हम कहते थे डेप्रिसिएशन, पर अब हम उसे कहेंगे डीवैल्यूएशन। तो इसका मतलब जब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है ड्यू टू मार्केट फोर्सेस दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, तो उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। बट अगर हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है ड्यू टू गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, तो उसे हम कहते हैं डीवैल्यूएशन। तो डीवैल्यूएशन का मतलब क्या है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ अवर डोमेस्टिक करेंसी ड्यू टू द रेट डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने जो रेट डिसाइड किया है उसकी वजह से अगर हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे डीवैल्यूएशन। सिमिलरली अगर मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, मतलब ये आपका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज था। अब गवर्नमेंट ने जो रेट डिसाइड किया है वो आपके मार्केट रेट या फिर इक्विलिब्रियम रेट के नीचे है, तो ये है आपके न्यू रेट ऑफ एक्सचेंज। तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया है? रेट्स को डिक्रीज कर दिया है। और जब रेट डिक्रीज होता है इसका मतलब क्या है कि फॉरेन करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, इसका मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो उसे हम बोलते थे एप्रिसिएशन। पर अब उसे एप्रिसिएशन ना बोल के हम बोलेंगे रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अवर डोमेस्टिक करेंसी ड्यू टू द रेट डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, तो जब मार्केट फोर्सेस की वजह से, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हमारे रेट्स हमारी वैल्यू कम हो जाती है तो उसे बोलते हैं, हमारी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो उसे बोलते हैं एप्रिसिएशन। और अगर गवर्नमेंट फोर्सेस या गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की वजह से हमारे रेट्स या हमारी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो उससे बोलेंगे हम रीवैल्यूएशन। ओके, तो एक बार फिर भी शॉर्ट में देख लेते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ अवर डोमेस्टिक करेंसी ड्यू टू मार्केट फोर्सेस, fall in the value of our domestic currency due to the rate determined by
government. Rise in the value of our own currency due to market forces. Rise in the value of our own currency due to the rate decided by the government. तो devaluation या revaluation तब होता है जब हमारी करेंसी की वैल्यू चेंज होती है गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की वजह से, लेकिन डेप्रिसिएशन तब होता है जब हमारी करेंसी की वैल्यू चेंज होती है मार्केट फोर्सेस की वजह से। तो डेप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन दोनों हमारी करेंसी की वैल्यू का कम होना दिखाते हैं, बस डेप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस की वजह से, डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट की वजह से। एप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन दोनों ही हमारी करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज दिखाते हैं, बस एप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस की वजह से है और रिवैल्यूएशन गवर्नमेंट की वजह से। चलिए अब देखते हैं इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे। जब गवर्नमेंट क्या करती है, पर्पसली रेट को बढ़ा देती है, मतलब जो इक्विलिब्रियम रेट चल रहा है उससे हाई रेट डिसाइड करती है। तो जब गवर्नमेंट पर्पसली रेट को बढ़ा देती है तो इससे होता क्या है, रेट बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाती है। हमने देखा था रेट का डायरेक्ट रिलेशन होता है सप्लाई के साथ, रेट बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, पर रेट बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाती है। तो जैसे ही मार्केट में डॉलर महंगा हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, इसकी हमारी कंट्री में जो उसकी सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। अब जैसे सप्लाई बढ़ेगी उससे क्या होगा, रेट वापस से कम हो सकता है। तो हमने देखा था कि रेट बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाती है, पर जब सप्लाई बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट रेट पे क्या होता है, सप्लाई बढ़ने से रेट वापस कम होने लगता है। तो किसी चीज की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गई है तो उसकी वजह से उसका रेट वापस से कम होने लगेगा। तो रेट ज्यादा था तो सप्लाई बढ़ गई, पर जैसे सप्लाई बढ़ी तो उसका रेट वापस से कम होने लगेगा। लेकिन अगर ये दोबारा से कम हो गया तो हमारा पर्पस तो फेल हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो पर्पसली रेट को बढ़ाया था ना, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी करेंसी का डेप्रिसिएशन या डीवैल्यूएशन हो। पर अगर हमने सप्लाई को बढ़े रहने दिया तो इससे क्या हो जाएगा, रेट वापस से कम हो जाएगा और हमारा जो पर्पस था वो फेल हो जाएगा। तो इससे यहाँ पर रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है या आरबीआई क्या करती है, जब भी आपकी सप्लाई बढ़ जाती है, मतलब हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी की सप्लाई ज्यादा हो गई है, तो उसे आरबीआई परचेज कर लेती है। तो परचेज करने से क्या हो जाएगा, मार्केट में बहुत ज्यादा फॉरेन का करेंसी घूम रही थी या फ्लो हो रहा था, तो उसे गवर्नमेंट या उसे आरबीआई ने परचेज कर लिया। तो मार्केट में सप्लाई कम हो गई, और मार्केट में अगर सप्लाई कम हो गई तो रेट दोबारा से कम नहीं होगा। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या होगा अगर गवर्नमेंट पर्पसली रेट को कम कर देती है। तो अगर वो पर्पसली रेट को कम करती है, इक्विलिब्रियम रेट से कम कर देती है, तो इससे क्या हो जाएगा, रेट कम होते ही डिमांड बढ़ जाती है। ओके, तो जब फॉरेन करेंसी के रेट कम हो जाएंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और जब उसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, डिमांड बढ़ने से दोबारा से रेट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो रेट कम होते हैं तो उसकी डिमांड ज्यादा होती है, पर जब डिमांड बहुत ज्यादा होने लगती है तो रेट्स उसके दोबारा से बढ़ने लगते हैं। पर अगर हमने इस रेट को बढ़ने दिया तो हमारा पर्पस फेल हो जाएगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने तो पर्पसली रेट को कम किया था ताकि हमारी करेंसी का रीवैल्यूएशन हो सके। पर अगर रेट दोबारा से बढ़ गए तो हमारा पर्पस फेल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, जब मार्केट में फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ने लगेगी तो स्टॉक को रिलीज कर देगी या फिर सेल कर देगी, जिससे क्या हो जाएगा, मार्केट में जितनी डिमांड है वो सारी डिमांड फुलफिल हो जाएगी। तो इसकी वजह से रेट अब नहीं बढ़ेंगे। तो इट इज सिमिलर लाइक गोल्ड। तो गोल्ड जब महंगा होता है तो हम सब लोग बेचते हैं तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी, और अगर सप्लाई बढ़ गई है तो वापस से वो सस्ता हो जाएगा, रेट्स कम हो जाएंगे। तो रेट्स दोबारा कम ना हो जाए इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, परचेज करके रख लेगी। जब गोल्ड आपका सस्ता होता है तो डिमांड बढ़ जाती है, अगर गोल्ड सस्ता हो जाए तो सब खरीदने पहुंच जाते हैं, पर जैसे डिमांड बढ़ेगी उसके रेट्स वापस इंक्रीज होने लगेंगे। रेट्स इंक्रीज ना हो जाए इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, जितना लोग डिमांड कर रहे हैं उसको सप्लाई कर देगी, तो सेल कर देगी। ओके, तो आप इसको सिर्फ एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं, अदरवाइज ही फॉरेन करेंसी की बात चल रही है। तो रेट बढ़ने से सप्लाई बढ़ता है, सप्लाई बढ़ेगी तो रेट कम हो जाएगा, रोकने के लिए क्या किया जाएगा, परचेज। रेट कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ी हुई हो तो रेट्स वापस से बढ़ने लगते हैं, तो उसे रोकने के लिए क्या किया जाएगा, सेल या सप्लाई। ओके, चलिए
तो हमने देखा कि अगर जो रेट है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है तो उस रेट को हम बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब ये रेट डिटरमाइन करके या तो गवर्नमेंट अपनी करेंसी का रीवैल्यूएशन करेगी या तो डीवैल्यूएशन करेगी। तो ज्यादातर जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो अपनी करेंसी का डीवैल्यूएशन करना ज्यादा प्रेफर करती हैं। अब डीवैल्यूएशन करने का रीजन क्या है? क्योंकि अभी हमने देखा कि जब हमने हमारी करेंसी का डीवैल्यूएशन होता है तो उससे फर्क क्या पड़ता है? उससे हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, उससे हमारी इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में ज्यादा आती है, उससे फॉरेनर्स जो यहाँ पर आए हुए हैं वो ज्यादा डायरेक्ट परचेजेस करेंगे। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और वहां पे जो पॉवर्टी है वो खत्म हो जाती है। तो जब भी लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं तो वो अपनी करेंसी का रीवैल्यूएशन करना प्रेफर नहीं करती, वो चाहती है कि उनकी करेंसी का डीवैल्यूएशन हो। तो डीवैल्यूएशन होने से एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो हमारी करेंसी में प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारी करेंसी में ज्यादा, हमारी कंट्री में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएंगे तो टेक्नोलॉजी वगैरह इंप्रूव होगी और साथ ही में डायरेक्ट परचेजेस होंगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ओके, तो चलिए ये हो गया। अब हमने देखा था कि अभी फ्लेक्सिबल या फिर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दो मेन एक्सचेंज रेट होते हैं। पहले के टाइम पे चलता था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ये चलता था 1920s के आसपास। अब इसका मतलब क्या है कि दो कंट्रीज की करेंसीज के आपस में क्या रेट्स होंगे ये डिसाइड होता था गोल्ड के बेसिस पर। तो हम ये देखते थे कि एक करेंसी की अगर हम एक यूनिट ले लें तो वो कितने ग्राम ऑफ गोल्ड खरीद पाएगी। तो अगर हमने देखा कि एक यूके का पाउंड अगर हम स्पेंड करें तो उससे 4 ग्राम गोल्ड आ जाता है। सिर्फ एग्जाम्पल है ये। ओके, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए अगर हम देख लें कि एक यूके के पाउंड में 4 ग्राम ऑफ गोल्ड खरीदा जा सकता है जबकि एक यूएस डॉलर में सिर्फ 2 ग्राम गोल्ड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो यूके की पाउंड है वो डॉलर के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग हुआ क्योंकि वो 4 ग्राम गोल्ड खरीद पा रहा है और जबकि डॉलर सिर्फ 2 ग्राम। ठीक है, तो ये इससे ज्यादा स्ट्रांग हुआ और कितना ज्यादा हुआ, 2 टाइम्स। ओके, तो रेशियो क्या बन रहा है, 2:1। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर मुझे एक यूके का पाउंड चाहिए हो तो मुझे उसके लिए 2 US डॉलर देने पड़ेंगे। तो रेट क्या हो जाएगा, 1 पाउंड इक्वल्स टू $2, क्योंकि पाउंड स्ट्रांग है डॉलर वीक है। तो 1 पाउंड खरीदने चाहोगे तो $2 देने पड़ेंगे। तो ये जो रेट है डिटरमाइन किसने किया, गोल्ड ने किया। तो इसको हम कहते थे गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। ओके, तो हर बार जब भी गोल्ड का रेट बदलेगा तब बार बार हमारी करेंसीज की वैल्यू रिवाइज होंगी। इसका मतलब अगर कुछ सालों के बाद एक यूएस डॉलर में 4 ग्राम गोल्ड आने लग गया तो फिर रेट हो जाएगा 1:1। तो 1 पाउंड इक्वल्स टू 1 US डॉलर। तो इस तरीके से जब भी गोल्ड का रेट चेंज होगा इनके आपस का रेट चेंज हो जाएगा। तो इस सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करने के लिए हमने किया था ब्रेटन वुड में कॉन्फ्रेंस। तो ब्रेटन वुड कहाँ है, तो ब्रेटन वुड आपके यूएसए में है, यूएसए में वॉशिंगटन डीसी है। वहां पर आपका ब्रेटन वुड करके एक जगह है जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया था कि कुछ चेंजेस करेंगे। तो ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट को हम एडजस्टेबल पैक सिस्टम भी कहते हैं। और यहाँ पे हमने चेंजेस क्या किए थे, तो यहाँ पर हमने कहा था कि कोई एक स्टैंडर्ड करेंसी होनी चाहिए। ऑल्दो आपका जो ये टॉपिक है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे पहले कभी बोर्ड में पूछा भी नहीं गया है और बहुत कम चांसेस है कि इससे कभी भी कुछ पूछा जाएगा। तो आपको सिर्फ ये आपके जनरल नॉलेज के लिए है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में चेंजेस क्या किए गए, यहाँ पे डिसाइड किया गया कि आपकी एक स्टैंडर्ड करेंसी होनी चाहिए दैट इज डॉलर। तो बार बार जब हम सारी करेंसीज का वैल्यू गोल्ड से डिटरमाइन कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड करेंसी होनी चाहिए जिसके बेसिस पर बाकी सारी करेंसी की वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी। तो एक स्टैंडर्ड करेंसी डिसाइड की गई जो कि क्या होगी, डॉलर। फिर हमने बात की कि इस डॉलर की कीमत क्या होगी, ये डिसाइड करेगा गोल्ड ही। ओके, और इसके कंपैरिजन में जो बाकी दूसरी करेंसीज हैं जिसकी वैल्यू हम कंपेयर करने वाले हैं उन सारी करेंसीज की वैल्यू भी क्या होगी, वो कौन डिसाइड करेगा, गोल्ड ही। इसका मतलब अभी भी जो गोल्ड है वो अल्टीमेट फैक्टर है।
इसका मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक करेंसी होगी, अब इसके बाद जो भी हमें रेट एक्सचेंज करना है या रेट डिसाइड करना है वो इस डॉलर के बेसिस पे होगा। लेकिन डॉलर की वैल्यू क्या होगी वो कौन डिसाइड करेगा? गोल्ड। इसके कंपैरिजन में बाकी करेंसीज की वैल्यू क्या होगी वो भी कौन डिसाइड करेगा? गोल्ड। लेकिन एक बार हमने ये डिसाइड कर लिया तो इसके बाद अब गोल्ड का रोल हट जाएगा। अब ये इनका रेट आपस में कैसा रहेगा वो कौन डिसाइड करेगा? डॉलर ही। इसका मतलब अगर हमने देखा कि एक यूएस डॉलर में मान लो 2 ग्राम गोल्ड आ रहा है, वैसे ही हमने देखा कि 1 रुपए में कितना आ रहा है, मान लो 1 रुपए में आ रहा है आपका 1 ग्राम गोल्ड। ओके, तो इन दोनों की जो आपस का वैल्यू होगी वो क्या होगी? $1 इक्वल्स टू 2 रुपीज। ओके, तो ये जो रेट डिसाइड किया वो किसने किया? गोल्ड ने किया। तो यहां तक तो उसमें भी सेम चल रहा था, गोल्ड स्टैंडर्ड में भी सेम चला था, पर इसके बाद अब फर्क क्या हो जाएगा? एक बार ये रेट डिसाइड हो गया तो अब गोल्ड का रेट इनके बीच के रेट को चेंज नहीं कर सकता है। तो इसके बाद एक बार ये रेट डिसाइड हो गया गोल्ड के बेसिस पर, अब ये फाइनलाइज्ड हो जाएगा। ओके, तो अब इसमें अगर कोई भी चेंजेस करने होंगे तो वो गोल्ड नहीं करेगा, वो करेगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, तो हमने यहाँ पे चेंजेस क्या किए कि एक स्टैंडर्ड करेंसी होगी, उसकी वैल्यू डिसाइड करेगा गोल्ड, बाकी सारी करेंसीज की वैल्यू भी डिसाइड करेगा गोल्ड। इसका मतलब जो गोल्ड है वो अभी भी अल्टीमेट डिसाइडर है। लेकिन अब इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे तो वो गोल्ड नहीं करेगा, वो कौन करेगा? IMF। तो ये वाला जो सिस्टम था इसको भी हमने 1977 के बाद एबॉलिश कर दिया गया था। ओके, तो 1920s में ये सिस्टम चलता था, फिर हमने ये अडॉप्ट किया, 1977 में इसे भी एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। ओके, चलिए इसके बाद हम देखते हैं व्हाई वाज गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम एबंडेंट। तो हमारा पहले इतना अच्छा सिस्टम चल ही रहा था तो इसे खत्म क्यों करना पड़ा गोल्ड सिस्टम को? क्योंकि गोल्ड सिस्टम से अगर आप अपने रेट्स को डिसाइड कर रहे हो तो उसके लिए आपको बहुत सारे गोल्ड रिजर्व्स मेंटेन करके चलने पड़ेंगे। तो अगर आप बहुत सारे गोल्ड रिजर्व मेंटेन करोगे तो उतना सारा गोल्ड तो है ही नहीं। तो क्योंकि हमारे गोल्ड की डिमांड बढ़ती गई तो गोल्ड के रिजर्व ज्यादा मेंटेन करने पड़े थे, इसकी वजह से गोल्ड की डिमांड इंक्रीज हो रही थी पर उतनी सप्लाई थी नहीं, तो जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा? ये सिस्टम को अबंडन करना पड़ा। अब इसके बाद आप ये भी समझ सकते हो कि मान लो गोल्ड हर जगह पे सेम तो होता नहीं है, तो हो सकता है साउथ अफ्रीका में आपको बहुत सारा गोल्ड मिल जाए पर वहीं मान लो कि किसी दूसरी कंट्री में, पाकिस्तान में बिल्कुल गोल्ड नहीं हो, जस्ट एग्जाम्पल। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो कंट्रीज जहाँ पे गोल्ड ज्यादा अवेलेबल है वहां पर तो बहुत आसानी से एक करेंसी में या एक यूनिट में बहुत सारा गोल्ड लिया जा सकता है, पर जहां पे गोल्ड अवेलेबल ही नहीं है वहां पर गोल्ड महंगा मिलेगा। तो इसकी वजह से भी जो गोल्ड की जो यूनिफॉर्म सप्लाई नहीं है हर जगह पर, उसकी वजह से भी रेट्स जो है वो अफेक्ट हो सकते थे। तो इसकी वजह से हमने ये सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। तो दो रीजन हो जाएंगे, एक तो गोल्ड की डिमांड बढ़ने लगी थी, इतनी सप्लाई थी नहीं, इतना गोल्ड था नहीं, बहुत ही लिमिटेड रिजर्व्स थे, जिसकी वजह से अब ये सिस्टम कंटिन्यू नहीं हो सकता था। और दूसरा जो गोल्ड है वो हर जगह पे यूनिफॉर्म रेट से नहीं मिलता है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तो जहां ज्यादा है वहां उसके रेट्स कम होंगे, वहां वो सस्ता मिल जाएगा, और जहां वो बिल्कुल नहीं है वहां पर वो बहुत महंगा मिलेगा, अगर आप बाहर से खरीदोगे तो बहुत महंगा मिलेगा। तो जिसकी वजह से ये आपके रेट्स को इम्पेक्ट कर सकता था। ओके, चलिए तो चलिए फिर देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, दैट इज मैनेज्ड फ्लोटिंग। तो इससे पहले हमने देखा था कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं वो या तो फ्लेक्सिबल होंगे या तो फिक्स्ड होंगे, बट एक हमारा होता है जो इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज नोन एज मैनेज्ड फ्लोटिंग। तो मैनेज्ड फ्लोटिंग का दूसरा नाम डर्टी फ्लोटिंग भी है। तो मैनेज्ड फ्लोटिंग को डर्टी फ्लोटिंग के नाम से भी जाना जाता है। और ये मैनेज्ड फ्लोटिंग क्या होता है? तो मैनेज्ड फ्लोटिंग वो रेट ऑफ एक्सचेंज है जिसे डिसाइड तो करती है मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, बट उसे मैनेज कर सकती है हमारी गवर्नमेंट या फिर उनके बिहाफ पे RBI। इसका मतलब यहाँ पर जो रेट्स है दैट विल बी डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। तो मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड और सप्लाई ही डिसाइड करेगी कि वो रेट्स कहाँ जाएंगे, इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। पर RBI इस पे चेक करेगी, RBI इसे मैनेज करेगी कि कहीं ये जो रेट है वो स्लिप ना हो जाए बियॉन्ड
डिजायर्ड लिमिट्स। इसका मतलब अगर मार्केट फोर्सेस डिसाइड कर रही हैं कि रेट इंक्रीज होना चाहिए तो वो इंक्रीज होगा, मार्केट फोर्सेस डिसाइड कर रही है कि रेट डिक्रीज होना चाहिए तो डिक्रीज होगा, बट बियॉन्ड ए लिमिट। लेकिन एक लिमिट से ज्यादा अगर वो रेट बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो आरबीआई विल इंटरवीन। तो वो इंटरफेयर करेगी और उस रेट को एक डिजायर्ड लिमिट में रखने की कोशिश करेगी। इसका मतलब अगर $1 में, सिर्फ एग्जांपल है, $1 में अगर अभी 80 रुपए चल रहे हैं एग्जाम्पल, अगर वो 50 हो जाते हैं तो ठीक है, अगर वो बढ़ के 100 हो जाता है तो ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मान लो डिजायर्ड लिमिट है। लेकिन जब भी ये रेट कम होके 50 से कम हो जाएगा, मतलब $1 में 50 रुपए से कम हो जाएगा, तो आरबीआई विल इंटरवीन। और अगर ये रेट बढ़ के 100 रुपए से भी ज्यादा हो जाएगा तो आरबीआई विल इंटरवीन। ओके, तो बियॉन्ड अ लिमिट या विद इन अ लिमिट, अगर ये रेट बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिमिट के ज्यादा ये रेट कम हो जाता है या बढ़ जाता है तो आरबीआई इसमें इंटरवीन करती है। पर कैसा इंटरवीन? तो आरबीआई इसमें इंटरवीन करेगी ताकि इस रेट को उस लिमिट या डिजायर्ड लिमिट में रखा जाए, बट हाउ? थ्रू परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। फॉरेन एक्सचेंज, सॉरी, थ्रू परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसका मतलब हमें ये पता है कि जब भी हम फॉरेन एक्सचेंज परचेज करते हैं या उसकी डिमांड बढ़ाते हैं तो उसके रेट बढ़ जाते हैं, जब भी हम उसे सेल करते हैं या उसकी सप्लाई बढ़ाते हैं तो उसके रेट्स कम हो जाते हैं। तो जब गवर्नमेंट को लग रहा है कि या आरबीआई को लग रहा है कि वो जो रेट्स हैं वो बियॉन्ड अ लिमिट इंक्रीज हो रहे हैं, तो आरबीआई क्या करेगी, उसी की सप्लाई बढ़ाना शुरू कर देगी ताकि वो रेट्स वापस से कम हो जाए। अगर आरबीआई को लग रहा है कि रेट्स बियॉन्ड अ लिमिट कम हो रहे हैं तो आरबीआई उस फॉरेन एक्सचेंज को खरीदना शुरू कर देगी, परचेज करेगी ताकि उसकी डिमांड बढ़े और उसके रेट्स वापस से इंक्रीज हो जाएं। तो जब हमें लगता है कि जो रेट है वो बियॉन्ड अ लिमिट डिक्रीज हो रहा है तो आरबीआई क्या करेगी, फॉरेन एक्सचेंज को दोबारा से इसके रेट को बढ़ाने के लिए परचेज करने शुरू कर देगी। तो परचेज करने का मतलब क्या होता है, उसकी डिमांड करना शुरू कर देगी। और जब आरबीआई को लगेगा कि ये बियॉन्ड अ लिमिट जो रेट है वो इंक्रीज होता जा रहा है तो आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ा देगी, मतलब उसे सेल कर देगी। ओके, तो मैनेज फ्लोटिंग क्या है? मैनेज फ्लोटिंग इज अ रेट विच इज डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्सेस बट आरबीआई विल इंटरवीन टू चेक दैट इट डजंट स्लिप बियॉन्ड अ डिजायर्ड लिमिट। तो डिजायर्ड लिमिट के बाहर ये स्लिप ना हो जाए, ये चेक करेगी आरबीआई। और वो चेक कैसे करेगी? थ्रू परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जब उसे लगेगा कि एक लिमिट से ज्यादा इंक्रीज हो गया है तो सप्लाई बढ़ा दी जाएगी, जब लगेगा कि एक लिमिट से ज्यादा डिक्रीज हो गया है तो डिमांड बढ़ा दी जाएगी। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट है आपका कि ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड की जाती है। तो पहला है रीपेमेंट ऑफ लोन। तो अगर हमारी कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री से लोन लिया हुआ है तो उसे रीपे करने के लिए हमें फॉरेन करेंसी चाहिए होती है। तो फॉरेन अपने लोन के अमाउंट को रीपे करने के लिए अगर हमें करना है तो हमें डॉलर्स में करना पड़ेगा या फिर फॉरेन करेंसी में करना पड़ेगा। तो हमें वो फॉरेन करेंसी की डिमांड करनी पड़ेगी ताकि हम उस लोन को रीपे कर पाए। दूसरा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। अगर हमारे यहाँ के लोग चाहते हैं किसी दूसरी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करना तो उन्हें चाहिए होगी फॉरेन करेंसी, क्योंकि वो डोमेस्टिक करेंसी में दूसरी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो वो फॉरेन करेंसी की डिमांड करेंगे। फिर है इम्पोर्ट। अगर हमारी कंट्री में बाहर की चीजें मंगवाई जाती हैं या इम्पोर्ट की जाती हैं तो हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ती है फॉरेन करेंसी में, तो उसके लिए भी फॉरेन करेंसी डिमांड की जाएगी। अगर हमारे यहाँ के लोग टूरिस्ट बन के गए हुए हैं दूसरी कंट्रीज में तो वहां पे वो कुछ डायरेक्ट परचेसेस करेंगे तो उसकी पेमेंट भी उन्हें करनी पड़ेगी फॉरेन करेंसी में, तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी। ग्रांट एंड डोनेशन। जब हमारी कंट्री को किसी दूसरी कंट्री को कोई ग्रांट देना होता है, मतलब हम चाहते हैं कि किसी दूसरी कंट्री को हम कुछ ग्रांट दें या फिर डोनेशन दें, तो वो ग्रांट और डोनेशन भी हमें देना होता है फॉरेन करेंसी में, तो इसकी वजह से भी फॉरेन करेंसी डिमांड की जाती है। देन पेमेंट ऑफ इनकम्स। अगर कोई फॉरेनर हमें फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, लैंड और लेबर, तो हमें उसकी इनकम्स उन्हें देनी होंगी और वो इनकम्स भी किस में रहेंगे? फॉरेन करेंसी में।
तो इसकी वजह से भी फॉरेन करेंसी डिमांड की जाएगी। देन कम्स स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग। अब स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे सेम हम गोल्ड में करते हैं कि जब गोल्ड महंगा हो गया है तो हम उसे बेचना शुरू कर देते हैं, सस्ता हो गया है तो खरीदना शुरू कर देते हैं, या फिर हम शेयर मार्केट में करते हैं, कभी कोई शेयर बहुत की कीमत बहुत गिर गई है तो हम उसे खरीद लेते हैं, जब महंगा हो जाता है तो उसे बेच देते हैं। तो ये क्या है, स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग। तो ऐसा सेम आपके फॉरेन एक्सचेंज में भी होता है। तो अगर हम फॉरेन एक्सचेंज खरीद रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके रेट्स जो है वो गिर गए हैं और हमें लग रहा है कि फ्यूचर में उसके रेट्स बढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए भी इसकी डिमांड की जाती है। तो जब रेट्स कम हो जाता है तो इसकी डिमांड इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि लोग अभी इसको खरीद के रख लेते हैं ताकि जब फ्यूचर में उसके रेट्स बढ़ेंगे तो हम उसे सेल करेंगे। ओके, तो डिमांड क्यों की जाती है, लोन के लिए, लोन की रीपेमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट हमें वहां करना है, तो हमें बाहर से कोई सामान मंगवाना है, तो बाहर जाकर सामान खरीदना है, तो हमें दूसरी कंट्रीज को डोनेशन देना है, या फिर हमें उन्हें कोई पेमेंट करनी है, या फिर स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग। ओके, फिर आता है कि सप्लाई के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो हाँ, ऐसा कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं किसकी वजह से हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आता है। तो सप्लाई कब होती है, जब एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब हम अपना सामान दूसरी कंट्रीज को बेचेंगे तो वो लोग हमें पेमेंट करेंगे डॉलर्स में, तो हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आएगा। फिर है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बाकी पूरी दुनिया से अगर हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो बाकी के लोग हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे फॉरेन करेंसी आएगी। ओके, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ेगी। अगर वहां के लोग यहाँ पर एज अ टूरिस्ट बन के आते हैं और फिर यहाँ पर कुछ परचेसेस करते हैं तो उसकी पेमेंट भी वो किस में करेंगे, डॉलर्स में। अगर वो डॉलर्स पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर जब आएंगे तो एयरपोर्ट पे या कहीं पर भी अपनी जो करेंसी है वो एक्सचेंज करवाएंगे, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पर डॉलर आएगा। तो जब वो लोग हमारे यहाँ पे डायरेक्ट परचेज करते हैं तो भी हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आता है। फिर है लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हमारी कंट्री किसी दूसरी कंट्री से लोन ले रही है, उधार पे पैसा ले रही है, तो वो लोन किस में मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज में। तो इसकी वजह से भी हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ेगी। ग्रांट्स एंड डोनेशन। जब कोई दूसरी कंट्री हमारी कंट्री को ग्रांट्स देती है, डोनेशन देती है, तो वो भी किस पे देती है, डॉलर्स में। फिर है इनकम रिसीट्स। अगर हमारे यहाँ के लोग किसी फॉरेन कंट्री के लिए कुछ फैक्टर सर्विसेज देते हैं, जैसे कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड और लेबर, तो हमारे यहाँ के लोगों ने दूसरी कंट्री के लिए कोई सर्विसेज दी हैं तो उनको उसकी रिसिप्ट मिलेगी, वो भी किस में मिलेगी, डॉलर्स में। और फिर है रेमिटेंस। तो हमारे यहाँ के लोग जो बाहर चले गए हैं, बाहर सेटल हो गए हैं, वो अपनी फैमिली को कुछ गिफ्ट्स भेजते हैं, कुछ रेमिटेंस भेजते हैं, तो वो भी किस में होता है, डॉलर में। ओके, तो आप ये बात सोच रहे होंगे कि अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो भी हम पेमेंट करते हैं डॉलर में, और अगर हम सामान बेचते हैं तो हमें भी जो करेंसी मिलती है वो डॉलर है। तो ऐसा ही है क्योंकि हमारा जो रुपीस है वो उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं है, या फिर वो पूरे वर्ल्ड में उतना ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है जितना कि डॉलर। तो इसकी वजह से डॉलर या कुछ ऐसी करेंसीज हैं जो डोमिनेट करती हैं इंटरनेशनल मार्केट को, तो हमें खरीदना भी होगा तो पेमेंट उसी करेंसी में करनी पड़ेगी, और अगर हम कुछ बेचेंगे तो हमें भी वही करेंसी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ओके, तो चलिए ये आपके डिमांड के कंपोनेंट्स हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ रही है तो इन सारे फैक्टर्स को आप बढ़ा देंगे। तो जब हमें ज्यादा रिपेमेंट करनी होती है लोन की, जब आपके इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, जब आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब आपकी दूसरी कंट्रीज में जाके डायरेक्ट परचेज ज्यादा करेंगे, तो ये सारी रीजंस हो जाएंगे डिमांड बढ़ने के। अगर आपसे पूछा जाए कि फैक्टर्स बताओ जिसकी वजह से डिमांड कम हो जाएगी, तो इन्हीं में से कुछ फैक्टर्स को आप डिक्रीज कर देंगे। जब हमें रिपेमेंट नहीं करना होता, इंपोर्ट्स कम हो जाए, इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, या फिर डायरेक्ट परचेजेस कम हो जाए इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो डिमांड कम हो जाती है। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए सप्लाई बढ़ती क्यों है, कुछ फैक्टर्स बताओ, तो इन फैक्टर्स को आप इंक्रीज दिखा देंगे। और अगर वो बोल रहा है सप्लाई कम क्यों होती है वो बताओ, तो इन फैक्टर्स को आप कम कर देंगे, जैसे एक्सपोर्ट बढ़ता है या एक्सपोर्ट कम हो जाता है। ओके, चलिए तो चलिए फिर हम पढ़ते हैं इस पूरे चैप्टर के लास्ट टॉपिक को, जो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ मार्केट वेयर फॉरेन करेंसीज आर
परचेज्ड और सोल्ड। तो जहां पर फॉरेन करेंसीज की लेन देन की जाती है या जहां पर फॉरेन करेंसीज में ट्रेड होता है, उस मार्केट को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ओके, अब ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है। उसमें इसके तीन मेन फंक्शंस आते हैं। सबसे पहला है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन में जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो हमें ट्रांसफर करता है परचेजिंग पावर। ओके, तो फॉरेन करेंसी की वो परचेज या सेल करके ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो हमें इनेबल करता है कि हम पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी कंट्री से कुछ भी परचेज कर सकते हैं। तो ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमें प्रोवाइड करता है परचेजिंग पावर। अगर ये नहीं होता तो हमारे पास कभी भी फॉरेन की करेंसी आ ही नहीं पाती, और अगर हमारे पास फॉरेन की करेंसी नहीं है तो हम बाहर से कुछ भी परचेज नहीं कर सकते थे। तो अब क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसकी वजह से हमें ये पावर मिल पाती है। अगर ये नहीं होता तो हमारे पास ये पावर भी नहीं होती। नेक्स्ट है क्रेडिट फंक्शन। तो ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आपको इनेबल करता है कि अगर कुछ सामान बाहर से मंगवाना है और अभी आपके पास पैसे नहीं है तो ये आपको फॉरेन करेंसी प्रोवाइड करता है ऑन क्रेडिट ऑल्सो। ओके, तो ये आपको क्रेडिट फंक्शन भी परफॉर्म करता है। वो ऐसे क्योंकि ये आपको जो फॉरेन करेंसी है वो प्रोवाइड करता है ऑन क्रेडिट। तो मान लो अगर आपको यूएसए से कोई सामान इंपोर्ट करना है तो आपको डॉलर चाहिए, पर अभी आपके पास रुपीस भी नहीं है, तो अभी आपके पास कैश नहीं है कि आप उसे क्या बोलते हैं एक्सचेंज करवा पाओ। तो आप क्या करोगे, यहाँ से फॉरेन करेंसी ले लोगे उधार पे और फिर आप उसको रीपे करोगे आफ्टर सम टाइम अलोंग विद सम इंटरेस्ट। फिर आपका आता है हेजिंग फंक्शन। तो नेक्स्ट हमारा फंक्शन हो जाएगा हेजिंग फंक्शन। अब हेजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम सम पॉसिबल रिस्क। और वो रिस्क अराइज क्यों होते हैं, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट वेरिएबल है या फिर ये बहुत ज्यादा वेरी करता है या फिर चेंज होता रहता है। तो इसकी वजह से मुझे कई सारे रिस्क फेस करने पड़ते हैं और ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है मुझे वो उन रिस्क से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। हाउ, अब सिर्फ हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो मुझे कोई सामान इंपोर्ट करना है यूएसए से। तो मैंने ऑलरेडी एक ऑर्डर प्लेस कर दिया था जो ऑर्डर था मान लो 1000 US डॉलर में एग्जाम्पल। तो मैंने कोई ऑर्डर प्लेस किया 1000 US डॉलर का। अब जब मैंने आज ये ऑर्डर प्लेस किया तब $1 में मान लो 80 रुपए थे। ओके, तो मेरा खर्चा कितना होने वाला था, 80 मल्टीप्लाई बाय 1000, 80,000। ओके, लेकिन मानो मैंने आज ऑर्डर प्लेस किया तो मुझे आज डिलीवरी तो नहीं मिलेगी। हो सकता है वो डिलीवरी मुझे कब मिले, 6 महीने के बाद मिले। तो मुझे पेमेंट भी कम करनी पड़ेगी 6 महीने के बाद। तो हो सकता है जब मैं पेमेंट करने की बारी आई तब ये डॉलर $1 में 100 हो गए। तो अगर ये $1 में 100 हो गए तो मुझे रुपीस कितने खर्च करने पड़ेंगे, $1000 देने के लिए मुझे 1,00,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसका मतलब मेरे लिए तो वो इम्पोर्ट महंगा हो जाएगा ना, मेरे लिए तो वो रिस्की हो जाएगा। पहले तो मैंने 80,000 सोच के ऑर्डर प्लेस किया था, पर आज वो चीज मुझे कितने की पड़ रही है, 1,00,000 रुपए की पड़ रही है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आए, इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो मुझे प्रोटेक्ट करता है। अब ये प्रोटेक्ट कैसे करेगा, जब मैं ऑर्डर प्लेस करूंगी जब वो $1 में 80 है, इस टाइम पर मैं अपने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से पहले ही बोल दूंगी कि देखो मुझे अपने करेंसी को एक्सचेंज करवाना है, तो मुझे $1,000 चाहिए और उसके लिए मैं आपको रुपीस देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो रुपीस मैं आपको कब दूंगी, 6 महीने के बाद। पर जब मैं आपको रुपीस दूंगी, जब मैं एक्सचेंज करवाऊंगी, मैं नहीं चाहती कि मुझे उस टाइम के रेट पर आप एक्सचेंज करके दो। मैं चाहती हूँ कि रेट हम आज डिसाइड कर लेते हैं और वो रेट मान लो $1 में 80 हो सकता है, $1 में 90 हो सकता है, $1 में 70 हो सकता है। वो रेट जो मार्केट और इंडिविजुअल आपस में डिसाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एडवांस में ही वो रेट डिसाइड कर लेंगे और रेट तो आज डिसाइड कर रहे हैं पर पेमेंट कब करेंगे, 6 महीने के बाद। तो फर्क नहीं पड़ता कि 6 महीने के बाद रेट बढ़ के 100 हो गया है कि 70 हो गया है कि 50 हो गया है। अब मुझे वो जो फॉरेन करेंसीज हैं वो उतने ही रेट पे मिलेंगी जो मैंने प्री डिसाइडेड किया हुआ था। तो आप आई होप आप समझ रहे हैं हेजिंग फंक्शन क्या है। तो हेजिंग फंक्शन के थ्रू जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम सम रिस्क।
रिस्क क्यों अराइज होते हैं? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का रेट जो है वो बहुत वेरिएबल है, बहुत जल्दी वेरी करता है। तो ये हमें प्रोटेक्ट कैसे करेगा? तो ये इसके थ्रू हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रेट को आज पहले से डिसाइड करके रख सकते हैं और डिलीवरी कब लेंगे? फ्यूचर में। तो हम आज ही बोलेंगे कि देखो रेट डिसाइड कर लेते हैं, मुझे आपको करेंसी एक्सचेंज करनी है, तो $1 में 80 रुपए डिसाइड कर लेते हैं। तो $1 में 80 रुपए के हिसाब से मैं आपको 1000 डॉलर्स एक्सचेंज करवाऊंगी आज से 6 महीने के बाद। तो इससे क्या होगा? मुझे करेंसी एक्सचेंज होके भी मिल जाएगी और उसी रेट पे मिलेगी जो रेट मैं चाहती हूँ। ओके, तो हम क्लासिफाई करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कौन से दो फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो दो तरह के ऑपरेशंस है, एक कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करती है? तो दो तरह के ऑपरेशंस है, एक है स्पॉट मार्केट और दूसरा है फॉरवर्ड मार्केट। तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो स्पॉट मार्केट में वो उन ट्रांजेक्शन से डील करता है जो कि स्पॉन्टेनियस होते हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब यहाँ पर वो सारे ट्रांजेक्शन होते हैं जो कि स्पॉट ट्रांजेक्शन हैं या फिर करेंट ट्रांजेक्शन हैं, दैट टू एट द करेंट एक्सचेंज रेट। तो जब मैं आज करेंसी एक्सचेंज करवा रही हूँ आज के रेट पर और आज ही उसकी डिलीवरी मुझे मिलेगी, तो दैट मार्केट इज नोन एज स्पॉट मार्केट। तो स्पॉट मार्केट डील्स विद द परचेज एंड सेल ऑफ करेंसी ऑन द स्पॉट, दैट इज ऑन द करेंट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे सारी डील्स कवर होती हैं जिसमें करेंट ट्रांजेक्शन हो रहा होता है और यहाँ पर जिस रेट पर एक्सचेंज होगा वो रेट आज का ही रेट होगा, दैट इज स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज पर ही होगा। लेकिन एक होती है फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट क्या होती है? जहां पर हम डील तो आज डिसाइड कर लेते हैं पर डिलीवरी कब मिलती है? एट अ फ्यूचर डेट। तो फॉरवर्ड मार्केट डील्स विद द ट्रांजेक्शंस दैट एक्सपेक्ट देयर डिलीवरी इन सम फ्यूचर डेट। तो उन ट्रांजेक्शन को ये डील करेगा जिसकी डिलीवरी कब होने वाली है? फ्यूचर में। और इसका जो रेट होगा वो कौन सा होगा? फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? वो रेट ऑफ एक्सचेंज जो हमारा प्री डिसाइडेड रेट ऑफ एक्सचेंज है। इसका स्पॉट रेट से कोई लेना देना नहीं है। जरूरी नहीं है कि आज जो रेट चल रहा है हम वही डिसाइड करें। हो सकता है आज रेट चल रहा हो 80, तो हो सकता है हम 80 डिसाइड करें, हो सकता है 90 करें, हो सकता है 70 करें। तो वो आपका प्री डिसाइडेड रेट होगा और वो कुछ भी हो सकता है। ओके, तो स्पॉट मार्केट डील्स विद द करंट ट्रांजेक्शंस which are delivered on the which are to be delivered spontaneously and at the spot rate of exchange. But forward market क्या होते हैं? Forward market are those markets which deal with the purchase and sale of currencies which are to be delivered in a future date. और यहाँ पर जो रेट ऑफ एक्सचेंज होता है वो फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज होगा। स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज और फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज में फर्क क्या हो जाएगा? स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज करंट रेट ऑफ एक्सचेंज होता है जो उस टाइम पर प्रिवेल करता है जिस टाइम पर ये डील हो रही है। लेकिन फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज वो रेट ऑफ एक्सचेंज होता है जो हमारा प्री डिसाइडेड होता है। मतलब इसका आपका आज के रेट से कोई लेना देना नहीं है, ना तो कल के रेट से है। तो हम पहले ही एक रेट डिसाइड कर लेंगे जिस रेट पर हमारी डिलीवरी मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई सजेशंस हो, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके।